बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि ब्रीदिंग जो है ये बॉडी की वो मूवमेंट्स हैं जिनके नतीजे में गैसियस एक्सचेंज होता है, पर्टिकुलरली एनिमल्स के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने पढ़ा था कि द फिज़िकल मूवमेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज are called breathing. The process in which atmospheric air is inhaled into the lungs to get oxygen from it, while after the gaseous exchange the air of lung is expelled out of lungs to get rid of carbon dioxide. ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें माहौल से हवा को फेफड़ों में लाया जाता है ताकि ऑक्सीजन हासिल की जा सके। जब गैसों का तबादला हो जाता है तो फिर नाखालिस हवा को बाहर धकेल देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल किया जा सके। ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी, क्योंकि ब्रीदिंग जो है ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें जिस्मानी हरकत इन्वॉल्व होती हैं, और हमने ये पढ़ा था कि लंग्स जो है ये नॉन मस्कुलर ऑर्गन्स हैं और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है डोम शेप, जिसे नाम दिया जाता है डायफ्राम का। तो दो मसल्स हैं जो ब्रीदिंग में बेसिक रोल प्ले करते हैं। पहला मसल है डोम शेप डायफ्राम जो कि मौजूद होता है लंग्स से नीचे, और दूसरा जो मसल है उसे इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं जो कि रिब्स मसल्स भी कहलाते हैं, पसलियों के साथ जुड़े होते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस के नतीजे में ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ये अमल में आता है। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म है इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला जो फेज़ है, जो स्टेप है, उसे इंस्पायरेशन का नाम दिया जाता है जिसे इनहेलेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो फेज़ है उसे एक्सपायरेशन का नाम दिया जाता है, इसे एक्सहेलेशन का नाम भी दिया जाता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें डिफरेंसेस आते हैं। पहला जो मरहला है इंस्पायरेशन, उसमें हम देखते हैं कि द फेज ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विच एयर इज ब्रॉट इनटू द लंग्स, बाहर से हवा को फेफड़ों में लाना, ये अमल कहलाता है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इसके कंपैरेटिवली जो एक्सपायरेशन है, द फेज ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विच इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड लाने वाली जो हवा है जब उसे बाहर धकेला जाता है, इस अमल को नाम दिया जाता है एक्सपायरेशन का। दूसरा इसका जो स्टेप है, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। रिब्स मसल जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स का नाम भी दिया जाता है, पसलियों के ये मसल्स जब सिकुड़ते हैं और बैकवर्ड मूव करते हैं तो पसलियां ऊपर को उभरती हैं। ये इंस्पायरेशन के दौरान ये अमल रूनुमा होता है। एक्सपायरेशन में रिब्स मसल्स रिलैक्स होते हैं, रिब्स आर बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। पसलियों के जो मसल्स हैं, जो इंटरकॉस्टल मसल्स, ये रिलैक्स होते हैं। जैसे रिलैक्स होते हैं तो पसलियों पे दबाव पड़ता है और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं। इसी तरह इसका जो तीसरा मरहला है, डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ लोअर्ड। गुंबद नुमा जो डायफ्राम है फेफड़ों से नीचे होता है, इंस्पायरेशन के दौरान यह सिकुड़ कर नीचे की तरफ मूव करता है। कंपैरेटिवली एक्सपायरेशन के दौरान जो डोम शेप डायफ्राम है यह रिलैक्स होता है और दोबारा गुंबद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह हम ये देखते हैं जब इन मसल्स की, डायफ्राम की और रिब्स मसल्स की जब मूवमेंट्स होती हैं तो उसके नतीजे में जो इंस्पायरेशन है इसमें जो थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी, हमारी जो चेस्ट कैविटी है, इसे थोरेसिक कैविटी का नाम भी दिया जाता है, इसे थोरैक्स भी कहते हैं, इसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, रिब्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर को उठती हैं, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका एरिया बढ़ जाता है। कंपैरेटिवली हम एक्सपायरेशन में देखते हैं कि जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होकर दोबारा गुंबद की शक्ल इख्तियार करता है, इंटरकॉस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं, पसलियों पे दबाव पड़ता है
और पसलियाँ दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती हैं, तो उसके नतीजे में जो हमारी चेस्ट कैविटी है, जो सीने का खला है, उसका एरिया कम हो जाता है। इसी तरह इंस्पायरेशन के दौरान जैसे ही थोरैसिक कैविटी जो है उसका एरिया बढ़ता है, तो लंग्स, फेफड़े जो है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन नॉन मस्कुलर हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जैसे ही पसलियाँ ऊपर को उठती हैं तो फेफड़े फैलते हैं। जैसे ही फेफड़े फैलते हैं तो इनके अंदर जो हवा है उसका दबाव कम होता है, तो बाहर की हवा जो है वो अंदर की तरफ, फेफड़ों की तरफ मूव करती है। जबकि एक्सपायरेशन के दौरान जैसे ही चेस्ट कैविटी कम होती है तो उसके नतीजे में फेफड़े जो है वो सिकुड़ते हैं और फेफड़ों के अंदर जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता है। जैसे एयर प्रेशर बढ़ता है तो फेफड़ों के अंदर की हवा को बाहर की तरफ धकेला जाता है और इस तरह जो है दोनों तरफ जो हवा का दबाव है उसमें डिफरेंस आता है। तो इंस्पायरेशन में दोबारा से हवा जो है फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है, जबकि इंस्पायरेशन के दौरान जब हवा फेफड़ों में दाखिल होती है तो जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर होता है उसके और लंग्स के जो एयर प्रेशर होता है उसे इक्वलाइज कर दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ब्रीदिंग जो है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसका बेसिक स्टिमुलस क्या है, इसका वो मुहर्रिक कौन सी चीज़ है कि जिसके नतीजे में सांस लेने की ज़रूरत पेश आती है। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक पॉइजनस गैस है। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होती है तो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लाया जाता है, वहाँ से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड स्ट्रीम में लाया जाता है। जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तो दिमाग में एक रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद है जो हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये इम्पल्सेस भेजता है, नर्व इम्पल्सेस डायफ्राम को और उसके साथ ही इंटरकॉस्टल मसल्स को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस को बढ़ा दें और इसके नतीजे में ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो अमल में आता है। नॉर्मल ह्यूमन जो ब्रीदिंग है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट है। इसी तरह जैसे ही कोई फिजिकली कोई हार्ड वर्क करता है, एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेस में आता है जब कोई भी शख्स, तो उसके नतीजे में जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल से बढ़कर 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक चली जाती है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो है आज हमने डिटेल से स्टडी किया है। इसके साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इंशाअल्लाह ताला डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।